लेक्चर 1 मध्यकालीन भारत का इतिहास। पेज 1। तीन राजवंशों के बीच सर्वोच्चता के लिए होने वाले संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना गया। ये तीन राजवंश थे। -1 पाल वंश माइनस बंगाल का। 2 राजस्थान और गुजरात का गुर्जर प्रतिहार वंश। 3 महाराष्ट्र का राष्ट्रकूट वंश। ये त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 300 वर्षों तक निरंतर चलता रहा। इस संघर्ष का मुख्य कारण कन्नौज के माध्यम से गंगा यमुना के दोआब पर अधिकार करना था। पाल वंश। बंगाल में शशांक गौड़ की मृत्यु के बाद अगले 100 वर्षों तक बंगाल में राजनीतिक विखंडन की स्थिति सामने आई, अर्थात बंगाल में कानून व्यवस्था समाप्त हो गई और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। पेज 2। इसी काल में बंगाल में मत्स्य न्याय का सिद्धांत उत्पन्न हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार अधिक शक्तिशाली व्यक्ति कम शक्तिशाली व्यक्ति का शोषण करता था। शाब्दिक अर्थ है बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। निश्चित तौर पर इससे बंगाल में शांति और संपन्नता में कमी आई। इसी दौर में गोपाल नामक योद्धा का उदय हुआ। गोपाल 750-770 AD पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। इन्होंने बंगाल से मत्स्य न्याय प्रणाली को समाप्त कर दिया एवं कानून का शासन स्थापित कर दिया। गोपाल ने बंगाल में अपना साम्राज्य विस्तारित किया और उसे सुदृढ़ता दी। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर नामक स्थान पर स्थापित की। इनकी मृत्यु 770 AD में हो गई। पेज 3। धर्मपाल 770-810 AD धर्मपाल गोपाल के पुत्र एवं उत्तराधिकारी थे। इन्होंने भी बौद्ध धर्म का अनुसरण किया था। धर्मपाल ने न केवल साम्राज्य विस्तार किया बल्कि उन्होंने साहित्य, संस्कृति एवं शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया। ज्ञातव्य है कि धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की तीसरी मंजिल का निर्माण करवाया था। धर्मपाल ने 2 अन्य विश्वविद्यालयों की भी स्थापना करवाई। -1 विक्रमशिला विश्वविद्यालय, 2 सोमपुरा विश्वविद्यालय। इनके विषय में लिखते हुए गुजराती कवि सोढल ने इन्हें उत्तरापथ का स्वामी बताया है। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भी भाग लिया और इस क्रम में -1 प्रतिहार शासक से पराजित हुए। 2 ये राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव से भी पराजित हुए। पेज 4। धर्मपाल को परम सौगात के नाम से भी जाना जाता है। धर्मपाल ने शिक्षा के क्षेत्र में अतुल्य योगदान दिया। इनकी मृत्यु 810 AD में हो गई। देवपाल 810-850 AD देवपाल धर्मपाल के पुत्र एवं उत्तराधिकारी थे। ये एक योग्य शासक माने जाते हैं। अरबी इतिहासकार सुलेमान ने इन्हें समकालीन भारत में सबसे महान शासक बताया है। इन्होंने बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा को अपनाया था। कहा जाता है कि इस काल में जावा, सुमात्रा, मलाया जैसे क्षेत्रों पर शैलेंद्र वंश का शासन था। शैलेंद्र वंश के शासक बालपुत्र देव ने एक दूत देवपाल के दरबार में भेजा, जिसके माध्यम से देवपाल से नालंदा में एक मठ बनाने की अनुमति मांगी गई। अनुमति दे दी गई और एक मठ का निर्माण हुआ। पेज 5। देवपाल ने उदंतपुरी मठ का निर्माण किया, जो कालांतर में एक विश्वविद्यालय बना। बालपुत्र को सुवर्ण भूमि के शासक भी कहा गया है। देवपाल के उत्तराधिकारी विग्रहपाल थे, जो आध्यात्मिक शासक थे। विग्रहपाल के बाद नारायणपाल सिंहासन पर बैठे। महिपाल 988-1038 AD महिपाल इस वंश में महानतम शासक थे। इन्होंने बौद्ध धर्म का अनुसरण किया। इन्होंने प्रसिद्ध बौद्ध संत आतिश को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन भेजा था। अरबी इतिहासकार सुलेमान ने इन्हें रूहमा कहा है। रूहमा का अर्थ है सबसे शक्तिशाली शासक। महिपाल को चोल वंश के शासक राजेंद्र चोल ने पराजित किया था। इस वंश के अंतिम शासक रामपाल थे। पेज 6। रामपाल के दरबार में संध्याकर नंदी नामक लेखक भी थे। संध्याकर नंदी ने रामपाल का जीवन चरित्र लिखा था। महिपाल को पाल वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में गुजरात एवं राजस्थान के क्षेत्रों में गुर्जर प्रतिहार वंश का उदय हुआ। गुर्जर शब्द का अर्थ हमें एहोल अभिलेख से प्राप्त होता है, जो एक जाति का सूचक है। इतिहासकार चंद बरदाई के अनुसार गुर्जर प्रतिहार राजपूतों की एक शाखा थे। इस वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र थे, परंतु इस वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट को माना जाता है। नागभट्ट ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों तक राज्यों का विस्तार किया। पेज 7। नागभट्ट के विषय में जानकारी हमें ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख से प्राप्त होती है। नागभट्ट की मृत्यु 756 AD में हो गई।
इनके मृत्यु के बाद वत्सराज सिंहासन पर बैठा। वत्सराज ने भी उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वत्सराज ने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। वत्सराज जहां राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुए, वहीं इन्होंने धर्मपाल को हराया। गुर्जर प्रतिहार वंश में वत्सराज को एक प्रमुख शासक माना गया है। वत्सराज के उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय थे। इसने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के महानतम शासक मिहिर भोज या राजा भोज थे। नोट: ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट को मलेच्छों का शासक कहा गया है। पेज 8। मिहिर भोज। मिहिर भोज इस वंश के महानतम शासक थे। साम्राज्य विस्तार के साथ साथ इन्होंने राज्य कल्याण के लिए ढेरों कार्य किए। इन्होंने भागवत धर्म ग्रहण किया था। इन्होंने भागवत धर्म से संबंधित ही आदिव्रा और प्रभास जैसी उपाधि प्राप्त की। इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भी भाग लिया था। इस क्रम में इन्होंने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराया। इतिहास में इन्हीं को राजा भोज के नाम से जाना जाता है। राजा भोज के मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी महेंद्रपाल सिंहासन पर बैठा। महेंद्रपाल ने विशेष उपाधियां धारण की थीं। -1 महाराजाधिराज, 2 परम भट्टारक, 3 परमेश्वर। इन्होंने राष्ट्रकूट वंश के शासक इंद्र प्रथम को पराजित किया था। प्रसिद्ध कवि राजशेखर महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। पेज 9। राजशेखर के द्वारा लिखित कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। -1 कर्पूर मंजरी, 2 काव्यमीमांसा, 3 बाल रामायण, 4 हरिविलास, 5 बाल भारत। इस वंश के अगले महत्वपूर्ण शासक महिपाल बने। महिपाल के काल में ही गुर्जर प्रतिहार वंश की शांति और संपन्नता चरम पर पहुंची। इन्हीं के काल में बगदादी यात्री अलमसूदी भारत आए। अलमसूदी ने महिपाल के शासनकाल की प्रशंसा की है। महिपाल के मृत्यु के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन प्रारंभ हो गया। 1018 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक राज्यपाल को पराजित किया। गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक यशपाल थे। पेज 10। राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग थे। इस वंश की राजधानी महाराष्ट्र के क्षेत्र में मान्यखेत स्थापित की गई थी। इतिहासकारों के अनुसार राष्ट्रकूटों का उदय महाराष्ट्र के लातूर क्षेत्र में हुआ था। राष्ट्रकूट शासकों ने उत्तर भारत के क्षेत्र में अपना साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास किया। दंतिदुर्ग ने इस साम्राज्य को महाराष्ट्र के क्षेत्रों में विस्तारित किया। कहा जाता है कि दंतिदुर्ग ने एक महादान यज्ञ, हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन करवाया। इस यज्ञ में उन्होंने एक प्रतिहार शासक को द्वारपाल बनाया। इससे प्रतीत होता है कि इस काल में राष्ट्रकूट प्रतिहारों से श्रेष्ठ अवस्था में थे। ध्रुव इस काल में एक साम्राज्यवादी शासक थे, अर्थात वे किसी भी कीमत पर राष्ट्रकूटों का विस्तार करना चाहते थे। पेज 11। ध्रुव ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और पाल वंश के शासक धर्मपाल को एवं प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज को पराजित किया। इन्होंने अपने आप को एक संप्रभु शासक के रूप में घोषित किया। ध्रुव के शासनकाल के पश्चात उनका पुत्र एवं उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय सिंहासन पर बैठा। गोविंद तृतीय ने साम्राज्य विस्तार पर बल दिया। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेते हुए इन्होंने पाल वंश के शासक धर्मपाल को एवं प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। अपने विजय अभियान को आगे बढ़ाते हुए गोविंद तृतीय ने पल्लव एवं पांड्यों को भी हराया। गोविंद तृतीय ने एलोरा की गुफा को तराशने का कार्य जारी रखा, अर्थात गोविंद तृतीय को वास्तुकला का संरक्षक भी कहा गया। पेज 12। अमोघ वर्ष 814876 ऐड। राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष इतिहास में अपने लंबे शासनकाल के लिए जाने जाते हैं। अमोघ वर्ष का शासनकाल धार्मिक सहिष्णुता का काल था। इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। इन्हें राष्ट्रकूट वंश में कला, संस्कृति एवं धर्म का भी संरक्षक माना गया। अमोघ वर्ष ने कन्नड़ भाषा के विद्वानों को तो संरक्षण दिया ही, साथ ही वो खुद भी कन्नड़ भाषा के विद्वान थे। इनके दरबार में प्रसिद्ध जैन सन्यासी जिनसेन रहते थे। जिनसेन ने एक प्रमुख ग्रंथ आदिपुराण की रचना की थी। अमोघ वर्ष के दरबार में 2 अन्य विद्वान रहते थे। -1 महावीराचार्य गणितसार, 2 स्वयंभू। पेज 13। अमोघ वर्ष ने स्वयं भी एक प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना की थी। अमोघ वर्ष के शासनकाल में आर्थिक विकास चमोत्कर्ष पर पहुंचा। अमोघ वर्ष के शासनकाल में भड़ौच गुजरात एक प्रमुख बंदरगाह बन गया, जिससे राष्ट्रकूट राजवंश में व्यापार संपन्न अवस्था में पहुंचा। इस काल में मान्यखेत का विस्तार कृष्णा नदी के किनारे तक पहुंच गया।
अमोघ वंश के मृत्यु के बाद दो प्रसिद्ध शासक राष्ट्रकूट वंश में हुए। -1 इंद्र तृतीय 915-927 एडी। 2 कृष्णा तृतीय 939965 एडी। इंद्र तृतीय ने प्रतिहार शासक महेंद्रपाल को पराजित किया था और बलाहार की उपाधि धारण की थी। इस वंश के अंतिम शक्तिशाली राजा कृष्णा तृतीय थे। पेज 14। कृष्णा तृतीय ने भी कला एवं संस्कृति को संरक्षण दिया था। कृष्णा तृतीय के दरबार में प्रसिद्ध कवि पोन्ना रहते थे। पोन्ना ने शांति पुराण नामक ग्रंथ की रचना की थी। कृष्णा तृतीय के दो प्रसिद्ध मंदिर -1 कृष्णेश्वर मंदिर, 2 गंड मार्तंडे मंदिर इस वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय थे। राजपूत वंश। राजपूत वंश में हमें 3 महानतम वंशों के विषय में अध्ययन करना है। इतिहासकारों के अनुसार राजपूतों का उदय प्रतिहार वंश से हुआ था। कुछ इतिहासकारों ने इन्हें अग्निकुल से उत्पन्न बताया है। राजपूतों का इतिहास कर्नल टॉड इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया था। 3 प्रमुख राजवंश हैं। -1 चौहान वंश 9वीं सदी से 1192 ईस्वी अजमेर। 2 गहड़वाल वंश 1080-1194 एडी - कन्नौज। 3 परमार वंश 10वीं सदी से 13वीं सदी मालवा। पेज 15। साधारण भाषा में इन्हें अजमेर के चौहान, कन्नौज के गहड़वाल एवं मालवा के परमार कहा जाता है। चौहान वंश 9वीं सदी से 1192 ईस्वी। चौहान वंश की स्थापना 7वीं शताब्दी एडी में वासुदेव नामक स्थानीय शासक के द्वारा की गई थी। कहा जाता है कि वासुदेव ने अजमेर के निकट साकंभरी नामक स्थान पर इस वंश को स्थापित किया। चौहानों को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत के रूप में अभिलेख विद्यमान है। -1 हर्ष अभिलेख जयपुर। इस अभिलेख में हमें चौहान वंश के राजा विग्रहराज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 2 बिजोलिया अभिलेख राजस्थान। इस अभिलेख से हमें सोमेश्वर की जानकारी प्राप्त होती है। पेज 16। इस वंश के एक महानतम शासक अजयराज माने जाते हैं। अजयराज ने अजमेर नामक स्थान स्थापित किया था। 1130 ईस्वी में अर्णोराज नामक चौहान शासक सिंहासन पर बैठे। अर्णोराज ने तुर्कों को पराजित किया था। अर्णोराज के पुत्र व उत्तराधिकारी बीसलदेव थे, जिनका शासनकाल 115363 एडी तक माना जाता है। बीसलदेव को ही विग्रहराज चतुर्थ कहा जाता है। बीसलदेव को इस वंश का शक्तिशाली शासक कहा जाता है। बीसलदेव के समय में ही चौहानों का साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। इन्होंने साहित्य का संरक्षण भी किया। इन्होंने स्वयं हरिकेल ग्रंथ की रचना की। हरिकेल ग्रंथ के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़े की दीवार में लिखा है। पेज 17। चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान 1177-1192 एडी। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में ये पृथ्वीराज तृतीय थे। इनके पिता का नाम सोमेश्वर था। चौहान वंश को चहमान के नाम से जाना जाता था। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन गहड़वाल वंश के शासक जयचंद्र थे। पृथ्वीराज चौहान ने चौहान वंश का साम्राज्य विस्तार किया। इस समय महोबा के प्रसिद्ध शासक परमर्दिदेव थे। 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने परमर्दिदेव के खिलाफ एक युद्ध लड़ा। इस युद्ध में महोबा से 2 योद्धा आल्हा और उदल भी लड़े। पेज 18। इसी युद्ध में लड़ते हुए ये दोनों योद्धा शहीद हो गए। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने परमर्दिदेव को पराजित किया, परंतु कुछ इतिहासकारों के अनुसार आल्हा और उदल के अदम्य साहस से युद्ध बराबरी पर छूटा। इसी काल में तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी, जो भारत में तुर्की का शासन विस्तार करना चाहते थे, वे उत्तर भारत की ओर अपना रुख किया। उल्लेखनीय है कि मोहम्मद गौरी सिंधु, मुल्तान, लाहौर, पंजाब जैसे क्षेत्रों को जीत चुका था। निश्चित तौर पर मोहम्मद गौरी को उत्तर भारत में विस्तार के लिए पृथ्वीराज चौहान से संघर्ष करना होगा। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 2 प्रमुख युद्ध लड़े गए। पेज 19। 1 तरावरी तराइन का प्रथम युद्ध 1191। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था, लेकिन उसे जीवित छोड़ दिया। 2 तरावरी तराइन का दूसरा युद्ध 1192। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। पृथ्वीराज चौहान के बाद गोविंद चौहान दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कुछ समय बाद गोविंद चौहान के राज में विद्रोह हो गया, जिसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली व अजमेर के क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया।
पृथ्वीराज चौहान के दरबार में जयानक व चंद्रवरदाई जैसे लेखक रहते थे। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा। पृथ्वीराज रासो में संयोगिता व पृथ्वीराज चौहान की प्रेम प्रसंग का वर्णन है। पेज 20। कुछ इतिहासकारों के अनुसार चंद्रवरदाई का यह ग्रंथ अतिशयोक्ति पर आधारित है। दूसरे लेखक जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ लिखा था। गहड़वाल वंश। भारत में चौहान वंश के समकालीन कन्नौज पर गहड़वाल वंश का उदय हुआ। यद्यपि इतिहासकारों के अनुसार गहड़वालों का आरंभिक उद्भव स्थान विंध्याचल पर्वत था। गहड़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। चंद्रदेव ने गहड़वालों के विस्तार का प्रयास किया था। इसी क्रम में इन्होंने दिल्ली के तोमर को हराकर दिल्ली का अधिग्रहण कर लिया था। नोट: आधुनिक दिल्ली की स्थापना आनंदपाल तोमर के द्वारा की गई थी। चंद्रदेव की मृत्यु के पश्चात मदनपाल सिंहासन पर बैठा। मदनपाल के शासनकाल में ही तुर्की ने कन्नौज पर आक्रमण किया था, जिसे मदनपाल के द्वारा असफल कर दिया गया था। पेज 21। मदनपाल के पुत्र व उत्तराधिकारी गोविंद चंद्र थे। गोविंद चंद्र 1114-1155 AD। गोविंद चंद्र इस वंश के महानतम शासक थे। इनके काल में गहड़वाल साम्राज्य का विस्तार चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। साम्राज्य विस्तार के क्रम में गोविंद चंद्र ने पाल वंश से मगध को जीत लिया, साथ ही इन्होंने मालवा पर भी अधिकार कर लिया। गोविंद चंद्र को गहड़वाल वंश का सबसे बुद्धिमान शासक कहा जाता है। इन्हें विविध विद्या विचार वाचस्पति के नाम से जाना गया। गोविंद चंद्र के प्रमुख मंत्री लक्ष्मीधर थे। लक्ष्मीधर बुद्धिमान के साथ साथ साहित्यकार भी थे। लक्ष्मीधर ने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र की पत्नी का नाम कुमार देवी था। पेज 22। कुमार देवी ने एक बौद्ध विहार, जिन विहार का निर्माण की थी, वास्तव में ये बौद्ध धर्म की अनुयायी थीं। इनकी 3 महत्वपूर्ण विजय भी हैं। -1 तुर्कों को पराजित, 2 देवगिरी के यादव, 3 गुजरात के सोलंकी। ये पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। जयचंद्र ने राजसूय यज्ञ करवाया था। बंगाल में साम्राज्य विस्तार के क्रम में इन्हें सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन द्वारा पराजित किया गया। जयचंद्र के दरबार में श्रीहर्ष नामक कवि रहते थे। श्रीहर्ष ने 2 प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे। -1 नैषध चरित, 2 खंड खंडाद्य। पेज 23। जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी को समर्थन दिया था। इसलिए जयचंद्र को भारत का गद्दार कहा जाता है। 1194 ईस्वी में चंदावड़ के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को भी पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र की हत्या करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। नोट: खंड खाद्य को अल जाफरी ने अरबी भाषा में अनुवाद किया। परमार वंश। राजपूतों की परमार शाखा का उदय मालवा क्षेत्र में हुआ था। वास्तव में परमार प्रतिहारों के सामंत थे। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र कृष्णराज थे। परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। इस वंश के पहले शक्तिशाली शासक श्रीहर्ष थे। पेज 24। परंतु इस वंश में एक महानतम शासक वाकपति मुंज हुए। वाकपति मुंज 972994 AD। वाकपति मुंज ने परमारों के साम्राज्य का विस्तार व्यापक स्तर पर किया। इन्होंने त्रिपुरी के कलचुरी वंश के राजा को पराजित किया एवं चालुक्य वंश के राजा को 6 बार पराजित किया। 7वें आक्रमण के दौरान तैलब द्वितीय ने इन्हें बंदी बना लिया और इनकी हत्या कर दी। वाकपति मुंज ने कई झीलों का निर्माण करवाया। धार में इन्होंने मुंज सागर झील का निर्माण किया था। इस झील को मध्य प्रदेश सरकार ने संरक्षण दिया। इनके दरबार में कुछ प्रसिद्ध विद्वान रहते थे। -1 पद्मगुप्त, 2 धनंजय, 3 हलायुध। ये महाकवि के नाम से भी अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। पेज 25। राजा भोज 1005-1055 AD। राजा भोज सिंधुराज के पुत्र व उत्तराधिकारी थे। ये परमार वंश के महानतम शासक थे। इनके काल में परमार साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से धारा परिवर्तित किया था। भारत के इतिहास में साहित्य संगीत के संरक्षक के रूप में अग्रणी स्थान है। राजा भोज ने साम्राज्य विस्तार के क्रम में कल्याणी के चालुक्यों एवं अनिलवाड़ के चालुक्यों को पराजित किया, परंतु ये चंदेल शासक विद्याधर से पराजित हो गए। इन्हें कविराज के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 20 से भी ज्यादा ग्रंथों की रचना किए थे, जिनमें से कुछ ग्रंथ हैं: -1 राजमार्तंड, 2 सरस्वती कंठाभरण, 3 श्रृंगार प्रकाश, 4 तत्व प्रकाश,
5. वृहद्र राजमार्तंड। 6. राजमृगांक। 7. विद्या विनोद। पेज 26। राजा भोज ने भोजशाला विश्वविद्यालय का भी निर्माण करवाया और यहाँ वाग्देवी की प्रतिमा बनवाई। इनके काल में धारा नगरी शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गई। आईने अकबरी के अनुसार राजा भोज ने 500 से ज्यादा शिक्षा केंद्रों की स्थापना करवाई। राजा भोज ने एक नए नगर भोजपुर की स्थापना करवाई। इन्होंने धार में भोजसागर झील का निर्माण करवाया। राजा भोज के अंतिम समय में चालुक्य शासक भीम प्रथम ने धारा नगरी पर आक्रमण करके इसे नष्ट कर दिया। राजा भोज के मृत्यु के बाद परमार वंश का पतन होने लगा। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को जीत लिया। पेज 27। बुंदेलखंड के चंदेल 10वीं से 13वीं सदी। चंदेलों का उदय बुंदेलखंड में प्रतिहारों के सामंत के रूप में हुआ था। इस वंश के संस्थापक नन्नुक थे। ये कहते हैं कि जेजा नन्नुक के पौत्र थे, जिसके कारण चंदेल भुक्ति के नाम से प्रसिद्ध हुए। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी खजुराहो थी। चंदेल वंश के शासक वास्तुकला के प्रेमी थे और इन्होंने नागर शैली के मंदिरों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया था। वास्तव में चंदेलों का शासनकाल खजुराहो के मंदिर निर्माण के लिए स्मरणीय है। इस वंश में प्रथम शक्तिशाली शासक यशवर्मन थे। यशवर्मन ने चंदेलों का साम्राज्य विस्तार किया और इसी क्रम में मालवा को जीत लिया। यशवर्मन ने खजुराहो में विष्णु जी का चतुर्भुज मंदिर बनवाया। पेज 28। यशवर्मन के पुत्र व उत्तराधिकारी राजा धंग थे। राजा धंग का शासनकाल 956-1008 तक का था। राजा धंग ने ग्वालियर को जीत लिया और कालिंजर को अपनी राजधानी बनाया। राजा धंग ने महमूद गजनवी के खिलाफ शाही वंश के राजा जयपाल की मदद की थी। राजा धंग के उत्तराधिकारी राजा गंड थे। राजा गंड का शासनकाल 1008-1019 AD था। राजा गंड ने भी महमूद गजनवी के खिलाफ आनंदपाल को सहायता दी। राजा गंड के पश्चात विद्याधर इस वंश के महानतम शासक हुए। विद्याधर ने अपने साम्राज्य का व्यापक विस्तार किया। विद्याधर ने राजा भोज को पराजित कर दिया था। विद्याधर ने केवल इसलिए प्रतिहार वंश के राजा राज्यपाल की हत्या कर दी क्योंकि वो गजनी के खिलाफ लड़ता हुआ युद्ध के मैदान से भाग गया था। पेज 29। इस वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक परमार्दिदेव थे। पृथ्वीराज चौहान ने परमार्दिदेव को पराजित किया था। कहा जाता है कि 1205 में कॉलिंजर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीत लिया। महान राजा धंग के द्वारा 3 प्रमुख मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। 1 जिन्नाथ मंदिर, 2 विश्वनाथ मंदिर, 3 वैद्यनाथ मंदिर। चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थीं। -1 वातापी या बादामी के चालुक्य कर्नाटक क्षेत्र, 2 वेंगी के चालुक्य तमिलनाडु क्षेत्र, 3 कल्याणी के चालुक्य महाराष्ट्र क्षेत्र। पेज 30। वातापी या बादामी के चालुक्य। दक्षिण भारत में 6ठी शताब्दी में कर्नाटक के क्षेत्र में चालुक्य वंश का उदय हुआ। उदय के साथ ही इस वंश के द्वारा साम्राज्य विस्तार किया गया और 3 शाखाओं में बंटकर अलग अलग क्षेत्रों में आगामी कई शताब्दी तक शासन किया। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में उदित वातापी शाखा अत्यधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। वातापी या बादामी के चालुक्यों के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। इनकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। पुलकेशिन प्रथम के द्वारा कर्नाटक के क्षेत्रों में चालुक्यों का विस्तार किया गया। पुलकेशिन प्रथम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन किया गया। इससे ये ज्ञात होता है कि पुलकेशिन प्रथम को चुनौती देने वाला दक्षिण भारत में कोई भी महत्वपूर्ण शासक नहीं था। इस वंश के अगले शक्तिशाली शासक कीर्तिवर्मन थे। पेज 31। कीर्तिवर्मन ने भी साम्राज्य विस्तार किया था और इन्होंने 2 बड़ी उपाधियां धारण की थीं। 1 सत्याश्रय, 2 पृथ्वी वल्लभ। कीर्तिवर्मन के पश्चात उसका भाई मंगलेश वातापी के सिंहासन पर बैठा। मंगलेश ने वैष्णव धर्म का अनुसरण किया था, साथ ही परम भागवत की उपाधि ली थी। इतिहासकार कहते हैं कि मंगलेश भोग विलास में ज्यादा संलिप्त रहता था। मंगलेश ने वातापी में एक वैष्णव मंदिर का निर्माण करवाया। इसके शासनकाल के अंतिम चरण में इसके भतीजे पुलकेशिन द्वितीय ने गृहयुद्ध में अपनी भूमिका निभाते हुए मंगलेश की हत्या कर दी और स्वयं सिंहासन पर बैठे। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश के महानतम शासक थे। पेज 32। इतिहासकार के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने 100 से अधिक युद्धों में भाग लिया था। अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में पुलकेशिन द्वितीय ने 644 AD में हर्षवर्धन को पराजित कर दिया। साथ ही इन्होंने पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन को पराजित कर दिया। अर्थात इसके काल में वातापी साम्राज्य का विस्तार चरमोत्कर्ष पर पहुंचा।
पुलकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन थे, जिन्होंने तमिलनाडु में चालुक्यों की शाखा वेंगी के चालुक्य की स्थापना की। वेंगी के चालुक्य को पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है। इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों तक किया था। पूर्वी चालुक्य ने 7वीं से 12वीं शताब्दी तक शासन किया और बाद में ये शाखा चोलों के अधीन हो गई। आधुनिक समय में वेंगी की पहचान आंध्र प्रदेश के एलूरू के निकट की जाती है। पेज 33। कहा जाता है कि कालांतर में पूर्वी चालुक्यों ने अपनी राजधानी राजमुंद्री स्थापित की थी। पूर्वी चालुक्य के समय तेलुगु साहित्य और संस्कृति का विकास हुआ। वातापी के चालुक्यों के अंतिम शासक विजयदत्त थे। कल्याणी के चालुक्य 10वीं से 12वीं सदी एडी चालुक्यों की तीसरी शाखा कल्याणी के चालुक्य थे। इनकी राजधानी भी कृष्णा नदी के किनारे मान्यखेत थी। कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक विजयादित्य थे, परंतु इस वंश के प्रमुख शासक तैलप द्वितीय थे। तैलप द्वितीय के समकालीन शासक परमार शासक वाकपति मुंज थे। 7वें अभियान के दौरान तैलप द्वितीय ने उन्हें बंदी बनाकर मार दिया। इस घटना की जानकारी मेरुतुंग की पुस्तक प्रबंध चिंतामणि से होती है। पेज 34। 1043 ईस्वी में सोमेश्वर नामक शासक गद्दी पर बैठे और इन्होंने अपनी राजधानी कल्याणी घोषित की। चोल शासक राजा राम प्रथम ने सोमेश्वर को पराजित किया, जिसके पश्चात सोमेश्वर ने अपमानित होकर आत्महत्या कर ली। इस वंश के महानतम शासक विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य 1076 से 1126 ईस्वी। विक्रमादित्य का शासनकाल साम्राज्य विस्तार के साथ साथ शांति और सभ्यता के लिए भी जाना जाता है। विक्रमादित्य कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में भी महान संरक्षक थे और इन्होंने महाराष्ट्र के क्षेत्र में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने एक नया नगर विक्रमपुर भी स्थापित किया था। इनके काल में 2 प्रसिद्ध कवि रहते थे, -1 विल्हण -विक्रमांक चरित, 2 विज्ञानेश्वर -मिताक्षरा। पेज 35। वास्तव में मिताक्षरा मनुस्मृति पर टीका है। इसमें कानून एवं समाज से संबंधित जानकारी है। इस वंश के अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ थे। कहा जाता है कि बादामी के चालुक्यों के शासनकाल में ऐहोल मंदिरों की नगरी बन गई। इस्लाम का उदय 6ठी शताब्दी के उपरांत में अरब में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और इन्होंने 610 एडी में 40 वर्ष की अवस्था में इस्लाम धर्म की स्थापना की। इतिहासकारों के अनुसार अरब देशों में इस्लाम की स्थापना हुई। इस काल में विश्व की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इस घटना ने आने वाली कुछ शताब्दियों के भीतर ही संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। पेज 36। इस्लाम धर्म का भी मूल संदेश दया, करुणा, प्रेम, त्याग, बंधुत्व आदि है।